हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। कुछ व्याख्याएं हैं जो सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो इनको लास्ट तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। पहला जो क्वेश्चन है वो है, अग्नि कुंडों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। अग्नि कुंडों के साक्ष्य याद रखना, कालीबंगा में मिले हैं अग्नि कुंड के साक्ष्य। अब कालीबंगा सभ्यता है उसके बारे में देख लेते हैं। कालीबंगा कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाती है। कांस्ययुगीन है, कांस्ययुगीन यह सभ्यता हनुमानगढ़ में है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे कांस्ययुगीन सभ्यता है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और कालीबंगा से पहले ये हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन के साक्ष्य भी मिले हैं। जो कार्बन 14 होता है उसकी डेटिंग पद्धति से इसकी तिथि है वो 2300 ईसा पूर्व बताई गई है। और जबकि हड़प्पा संस्कृति की तिथि है वो 2450 ईसा पूर्वी है, वो माना गया है। शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा का काली चूड़ियाँ, ये इंपॉर्टेंट है। और कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। कालीबंगा उत्खनन 1961 में ब्रजवासी लाल बीबी लाल ब्रजवासी लाल थे और एक थे बालकृष्ण, जिन्हें बीके थापर बोला जाता है के द्वारा किया गया था। यानी कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी 1952 में, और 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था इसका उत्खनन। तो यह याद रखिए, कालीबंगा सभ्यता के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनमें से पूछा जाएगा। अगला है, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष किससे संबंधित है? तो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। ताम्र पाषाण युग, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, कालीबंगा से 7 अग्नि कुंडियों की पंक्ति भी प्राप्त हुई है। कालीबंगा से जोते हुए खेत के अवशेष भी मिले हैं, जो विश्व में जोते हुए खेत के प्रमाण है, खेत का पहला प्रमाण है। कालीबंगा सभ्यता में जो जोते हुए खेत मिले हैं वह विश्व में जोते हुए खेत का पहला प्रमाण मिला है। इनकी जो फसलें हैं वो भी बार बार पूछते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में 2 फसल कौन सी थी। एक तो गेहूं थी, एक थी जौ। उगाने व भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। जो मकान थे उनमें दरारें पाई गई है, तो उनसे पता चलता है कि यहाँ पर भूकंप भी आया था। अगला है, कालीबंगा से प्राप्त सेंधव लिपि युक्त मर्दपात्र पर लिखी गई एक जो ओवरलैपिंग से यह सिद्ध होता है कि लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी गई है, यानी उल्टी लिखी गई है। जो भाषा लिखी गई है वो उल्टी लिखी गई है। इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी कहा है। बाईं ओर से लिखी गई है और हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी कहा है कालीबंगा को। कालीबंगा 2 भागों में विभाजित था। पहला दुर्ग पश्चिमी, दूसरी तरफ निचला जो नगर था वो पूर्वी था। पश्चिमी और पूर्वी 2 नगर थे। 2 भागों में बांटा गया था कालीबंगा को। सड़क के किनारे चबूतरे, नालियां पक्की ईंटों की बनी हुई थी। नालियां मिली है पक्की ईंटों की, और मकान कच्चे ईंटों के अलंकृत ईंटों से बने हुए थे। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। कालीबंगा से छेद किए हुए किवाड़ और मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल से प्राप्त हुआ है। यहाँ से शल्य चिकित्सा के अवशेष भी मिले हैं, यानी चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। और जो घरों के जो किवाड़ थे उनमें छेद मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक बेराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा HD सांकलिया। बाकी अलेक्जेंडर कनिंग, दयाराम साहनी, NR बनर्जी संबंधित है। जयपुर जिले के अंदर जो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है में पाषाण युग से मौर्यकालीन सभ्यता तक के अवशेष भी मिले हैं। पाषाण युग से मौर्यकालीन सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं। इसका जो पहला उत्खनन करता था वो था दयाराम साहनी, और 1936 में इन्होंने उत्खनन किया था। इसके बाद में 1962-63 में नीलरतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित ने इसका उत्खनन किया था। अगला है, बेराट की बीजे की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख भी खोजा है। बेराट सभ्यता में भाब्रू शिलालेख मिला है अशोक का। कार्लाइल को भीम की पहाड़ी से एक अन्य अभिलेख भी मिला है, कार्लाइल को। अगला है, बिज्जक की पहाड़ी से एक बौद्ध विहार गोल मंदिर के साक्ष्य भी मिले हैं। बिज्जक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर राजस्थान में धार्मिक वास्तुकला का एक प्राचीनतम अवशेष है।
बेराट से सर्वाधिक मात्रा में शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। शिलाचित्र ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। 2012 में बेराट से सर्वाधिक मात्रा में शिलाचित्र प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन यही पूछते हैं एग्जाम के अंदर, जो आए हुए क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछते हैं। अगला है चीनी यात्री बेराट में अशोककालीन ब्रह्म जो लिपि के अक्षर युक्त ईंटें हैं, यूनानी मुद्राएं हैं, चांदी की मुद्राएं, पंचमार्क सिक्के मिले हैं, कपड़े के अवशेष, वैश्यक लिपि प्राप्त हुई है बेराट सभ्यता में। ये याद रखिए, ये व्याख्या जरूरी है। अगला है किससे ताम्रपाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। ताम्र सबसे ज़्यादा गणेश्वर सभ्यता में है। फिलहाल हम देखें तो झुंझुनू के अंदर सर्वाधिक तांबा है, तो इसलिए नज़दीक जो गणेश्वर सभ्यता है उसमें भी तांबा सर्वाधिक मिला है। सीकर जिले की कांतली जो नदी है उसके तट पर स्थित है और उसका उत्खनन कार्य 1977-78 में रतन चंद्र अग्रवाल आरसी, इसे आरसी भी याद रखिए, आरसी अग्रवाल व विजय कुमार के नेतृत्व में उत्खनन किया गया था सीकर कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता का। यह सभ्यता है वो 28 ईस्वी पूर्व की है और ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों से प्राप्त तिथियों से प्राचीनतम है। गोवा को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना गया है। ताम्र सभ्यताओं की जननी है वो है गणेश्वर सभ्यता। और यहाँ से पत्थर के बांध के भी साक्ष्य मिले, बांध बनाया गया था यहाँ से। और जो कपिस्वर्णी मर्द भांड है वो भी मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कपिस्वर्णी मर्द भांड। इन मर्द भांडों में प्याले, तस्तरियाँ, कुंडियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुलाड़े, तीर, बाले, साइयाँ, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियाँ, विविध ताम्र आभूषण प्राप्त हुए। यह स्थल हड़प्पा क्षेत्र में तांबे का एक आपूर्तिकर्ता स्थल था। आहड़ सभ्यता की बात करें तो आहड़ सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, आरसी अग्रवाल ने की थी। इस स्थान का उत्खनन कार्य है वो सर्वप्रथम 1953 में री अक्षय कीर्ति व्यास तत्पश्चात डॉक्टर HD सांकलिया के नेतृत्व में किया गया था। आहड़ सभ्यता का उत्खनन आरसी अग्रवाल, और उसके बाद में जो उत्खनन करता है 1953 में वो है अक्षय कीर्ति व्यास और AK व्यास, और फिर है डॉक्टर HD सांकलिया। आहड़ से अनाज रखने के जो मर्द भांड है वो मिले हैं, जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था, कोट कहलाते थे। यहाँ से लाल काले मर्द भांड भी मिले हैं। साथ ही तांबा गलाने की भट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर प्रमुख उद्योग तांबा गलाने उसके उपकरण भी बनाते थे, तांबे के उपकरण भी बनाते थे। लाल और काले मर्द भांड ये याद रखिए, ये भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि लाल काले मर्द भांड है वो किस सभ्यता में मिले हैं, तो आहड़ सभ्यता में मिले हैं। और इनकी जो उत्खनन करता है वो भी आप याद रखिए, HD सांकलिया, AK व्यास। अगला है आहड़ से बिना हत्थे के जलपात्र, मिट्टी की वर्षव आकृतियाँ, बनासियन बुल, यूनानी मुद्राएं खुदाई में प्राप्त हुई है। यह इंपॉर्टेंट है। इसे प्राचीन समय का औद्योगिक नगर भी माना जाता है। प्राचीन समय का औद्योगिक नगर किसे माना जाता है? आहड़ सभ्यता को। यहाँ शवों को गहनों के साथ दफनाया जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। शव थे, जो बॉडी थी, उनको गहनों के साथ में ही दफनाते थे। अगला क्वेश्चन है किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता है ताम्रवती नगरी कहलाती है, जबकि ताम्र सभ्यताओं की जननी है वो गणेश्वर सभ्यता कहलाती है। ये याद रखिए, जननी तो हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता और नगरी हो जाएगा आहड़ सभ्यता। व्याख्या जरूरी है। उदयपुर जिले में हाड़ बेड़च नदी के किनारे आहड़ नामक स्थान से आहड़ सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, बनास संस्कृति। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती नगरी था और 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे अगाधपुर के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से पुकारते थे। अगला है कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को समर्पित किया था। अपना जो ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया था उसे कर्नल जेम्स टोड ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग को दिया था। अगला है कर्नल जेम्स टोड से रिलेटेड कुछ व्याख्या है।
8 मार्च 1818 को कर्नल टोड को मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट, दक्षिण पूर्वी राजपुताने का रेजिडेंट नियुक्त किया था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास 2 भागों में लिखा था। पहला 1829 में एनाल्स एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान प्रकाशित हुआ, जिसमें राजपुताना की भौगोलिक स्थिति, शासकों की वंशावली एवं तत्कालीन सामंती व्यवस्था, मेवाड़ के इतिहास का वर्णित है। एनाल्स एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान का दूसरा भाग ट्रेवल्स एंड सेंट्रल्स एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान, ये 1839 में जारी किया गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ था, जिसमें विभिन्न राज्यों का क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन दिया गया है। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई जो लड़ाइयाँ हैं उनका क्रम हमें बताना है और ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट भी है। बनास जो बयाना की लड़ाई है, बयाना, भरतपुर, खातौली की लड़ाई, गागरोन की लड़ाई, इन तीनों का हमें क्रम बताना है, लेकिन हमें बहुत कुछ पढ़ना है। देखिए, खातौली का युद्ध, खातौली की युद्ध हुआ था 1517 में सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य। ये जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, सीधा नहीं पूछते खातौली की लड़ाई कब हुई थी, उसमें ये पूछते हैं कि 1517 में जो खातौली की लड़ाई हुई थी वो किन किन के मध्य हुई थी। तो इसमें सांगा और इब्राहिम लोदी आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में है गागरोन की लड़ाई, 1519 में हुई थी, राणा सांगा व महमूद शाह खिलजी सेकंड के मध्य। और उसके बाद में है बयाना की लड़ाई, 16 फरवरी 1527 को सांगा व मेहंदी ख्वाजा इश्क आका बाबरी के सेनापति था, उसके साथ में हुई थी सांगा व मेहंदी ख्वाजा इश्क आका के मध्य। अगला है बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध धौलपुर में हुआ था 1518 में बाड़ी का युद्ध हुआ था। सांगा व मियाँ माखन मियाँ मजनू इब्राहिम लोदी का एक सेनापति था, मियाँ मजनू, उसके मध्य हुई थी सांगा और माखन मियाँ मजनू के मध्य बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518 में। खानवा का युद्ध भरतपुर में हुआ था 17 मार्च 1527 को सांगा व बाबर के मध्य, बाबर उसमें विजय हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को सांगा व बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1576। ये तो आपको याद ही है, छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था ये तो हमें पता है, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ है, वो भी जान लेना जरूरी है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें राणा का जो पठान सेनानायक था हाकिम खां सूर, जो हरावल दास्ते में है, वह मुगल सेनानायक मान सिंह कछवा आमेर था। देखिए, जो मुगल थे उनका सेनानायक था मान सिंह, जो एक हिंदू था, और जो हिंदू थे राणा प्रताप, उनका सेनानायक था हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी है वो तो राणा प्रताप का सेनानायक था, मुस्लिम था, और जो मुगल सेनानायक था मान सिंह, वो एक हिंदू था लेकिन मुगल सेनानायक था। इस युद्ध में उपस्थित एकमात्र जो इतिहासकार है बदायूं, वो इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है। कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपली कहा, ये इंपॉर्टेंट है। थर्मोपली एक, ये जो खमनौर का युद्ध है, ये अबुल फजल ने तो कहा था खमनौर का युद्ध है, और कर्नल टोड ने कहा था मेवाड़ की थर्मोपली। तो ये जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। 1303 में चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का एक नया नाम रखा था, वो नाम था खिजराबाद। खिजराबाद नाम रखा गया था 1303 में चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ नाम खिजराबाद रखा था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और इस समय चित्तौड़गढ़ का शासक रतन सिंह था। इस युद्ध के समय मेवाड़ का पहला शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ में, जिसमें गोरा बादल ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी ने जौहर का नेतृत्व किया। युद्ध के बाद में अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी, तो 1303 में। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा 1567 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब ने उससे नाराज हो गया था, तो मेवाड़ के जो महाराणा राज सिंह थे उन्होंने चारुमती से विवाह किया था, राजकुमारी चारुमती, जिसके कारण औरंगजेब है वो नाराज हो गया था। औरंगजेब ने कहा कि चारुमती से शादी हम करेंगे, लेकिन राज सिंह ने की थी।
वह चारुमती किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसे औरंगजेब से विवाह का प्रस्ताव था, लेकिन चारुमती ने इसका विरोध करते हुए महाराणा राज सिंह को विवाह करने के लिए आमंत्रित किया था। यानी चारुमती ने ही राज सिंह से विवाह करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन शादी औरंगजेब करना चाहता था। राज सिंह ने औरंगजेब के विरोध की परवाह न करते हुए चारुमती से विवाह किया, जिसके फलस्वरूप औरंगजेब ने महाराणा को अनेक परगने छीन लिए थे। कुछ परगने छीन लिए थे राज सिंह से। खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था? खातौली का जो युद्ध है वो इब्राहिम लोदी व महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य 1518 की बात है। 1518 में खातौली वर्तमान में कोटा जिले में है और उस स्थान पर महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। इस युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया था। राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में 1518 में राणा सांगा की विजय हुई थी। उसमें राणा सांगा का एक पैर एक हाथ है वो चला गया था। और उसके बाद में है राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महाराणा गंगा सिंह। महाराणा गंगा सिंह एक ऐसा शासक था, एक ऐसा राजा था जिसने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बीकानेर के महाराणा गंगा सिंह 1921-25 के नरेंद्र जो मंडल हैं उसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मंडल के। 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर बीकानेर में राजनीतिक अधिकार किया। इन्होंने 1927 में गंगा नहर का निर्माण भी कराया था, इसलिए इन्हें राजपूताने का भागीरथ भी कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में पेरिस समझौता हुआ था, जिसे वर्साय संधि कहते हैं, पर हस्ताक्षर किया गया था। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया गया था। इन्होंने लंदन में वे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें भाग लिया था महाराणा गंगा सिंह ने। जहांगीर ने किस शासक को दलथंबर की उपाधि दी थी? जहांगीर ने जो राव गज सिंह थे उनको दलथंबन की उपाधि दी थी। जहांगीर ने गज सिंह को दलथंबन फौज को रोकने वाला की उपाधि दी थी। और 1630 में जहांगीर ने गज सिंह को महाराजा की उपाधि भी दी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? राज्य वृक्ष आपको पता है खेजड़ी है, लेकिन खेजड़ी के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, एग्जाम में पूछते हैं तो ये जरूरी है। खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है ये याद रखिए, प्रोसेसिव सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, जो 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसका अन्य नाम है सम्मी वृक्ष। जांटी राजस्थान का गौरव कहलाता है खेजड़ी। विजयादशमी पर इस वृक्ष की पूजा करते हैं, विजयादशमी को खेजड़ी की पूजा करते हैं विजयादशमी को। अगला है झील लेक और उनके आकार, ये भी जरूरी है, इसलिए हमने सीधी व्याख्या है वो आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ आकृति है। अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है, भीलवाड़ा की आयताकार है, टोंक की वर्गाकार है, चित्तौड़गढ़ की घोड़े की नाल की आकार की है, राजसमंद की तिलक की आकार की है और भरतपुर जिले की आकृति बैठी गिलहरी जैसी है। जालोर की आकृति वहेल मछली के आकार की है और हनुमानगढ़ की कुर्सीनुमा है। दौसा की धनुषाकार आकृति है। अरावली की राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन मैंने बार बार पोस्ट किया है, लगभग वीडियो में बताया है कि 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तर पूर्व है। देखिए दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, इस तरह से दिशा में है, तिरछी है। अब देखिए अरावली से भी क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वलित अवशिष्ट श्रृंखला है जो कि प्रीकेम्ब्रियन काल की है। यहाँ पर्वतमाला गुजरात के खेरबनमा पालनपुर जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती है और दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी है उस तक अरावली फैली हुई है, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी तक। और जो लास्ट पहाड़ी है दिल्ली में उस पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। देखिए अरावली की जो टोटल लंबाई है वो 692 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है। यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। इसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है अरावली और लगभग 80% है, 80% राजस्थान के अंदर से गुजरती है
अरावली, और औसतन ऊंचाई इसकी है 930 मीटर। ये याद रखिए, 930 पूछते हैं एग्जाम में, 930 मीटर औसतन ऊंचाई अरावली की। अरावली पर्वतमाला राज्य में लगभग 9.3% क्षेत्रफल घेरती है और 10% जनसंख्या अरावली में निवास करती है। 9.3 तो क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या रहती है अरावली में। अरावली पर्वतमाला भूगर्भित संरचना के रूप में ये दिल्ली सुपर ग्रुप की एक चट्टानी तथा अरावली सुपर ग्रुप चट्टानी ग्रेनाइट नीच से निर्मित की गई है। अरावली पर्वतमाला का जो भौगोलिक अंचल है वह राज्य में सबसे ऊंचा है। अरावली का जो भौगोलिक अंचल है वो सबसे ऊंचा है। अरावली पर्वतमाला राज्य में मध्य में विकर्ण के रूप में दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर इस तरह से दिशा में काम करती हैं, और इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग ऊंचा है और चौड़ाई जो उत्तर पूर्व की ओर कम होता है। अरावली प्रदेश में राज्य में कुल 12 जिले आते हैं। 12 जिले अरावली के अंदर आते हैं राजस्थान के। रचना विधि के आधार पर अरावली है वो मोड़दार पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है अरावली रचना के आधार पर बात करें तो। और बोराट का पठार, अब पठार के बारे में आपको ध्यान रखना है। उदयपुर के जो उत्तर पश्चिमी कुंभलगढ़ पहाड़ी है, राजसमंद में है कुंभलगढ़ पहाड़ी, और गोगुंदा की पहाड़ी है उदयपुर में, उनके मध्य में जो स्थित है वह है बोराट का पठार। बोराट का पठार कहाँ पर है? कुंभलगढ़ की पहाड़ी और गोगुंदा की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये पठार दक्षिणी अरावली के मध्य में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है जरगा। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है चंबल। जो चंबल बेसिन है वह चंबल उसकी सहायक नदियां के बाढ़ से निर्मित नवीनतम कोपीय मैदान है। यहाँ पर मिलने वाली प्रमुख स्थलाकृति बाढ़ का मैदान गार्ज बीहड़ नदी कगार उत्खनन भूमि है, यहाँ बीहड़ कंदरा पाई जाती हैं। और उसके बाद में है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ गंगानगर दोनों जिले में आता है घग्गर का मैदान। बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? बोराट का पठार है उदयपुर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है। उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के मध्य बोराट का पठार है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी बताया था। अगला है उससे देखिए व्याख्या है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित भूभाग हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है दक्षिण पूर्वी भाग, और इसके अंतर्गत आते हैं कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिले हैं वो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हाड़ौती दो भागों में बांटा है। एक तो विंध्य का पठार है, ये धौलपुर करौली क्षेत्र में विस्तृत बालू का पत्थर से निर्मित स्लेटी पत्थर युक्त तीव्र ढाल वाला खंड है। और एक दक्कन का पठार है जो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ में विस्तृत दक्कन लावा पठार में भैंसरोडगढ़ से बिचौलिया भीलवाड़ा तक भूभाग पर उपरमाल कहलाता है। ये उपरमाल भी कहलाता है दक्कन का पठार। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ में विस्तृत है दक्कन का पठार। दक्कन लावा पठार में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिचौलिया भीलवाड़ा तक का जो भूभाग है वह उपरमाल कहलाता है। हाड़ौती का जो पठार है वह लावा पठार है, मालवा के पठार का ये एक भाग है। ये उपरमाल के पठार को मालवा के पठार का ये एक भाग कहा जाता है। विंध्य कगार हाड़ौती का एक हिस्सा है। विंध्य कगार जो भूमि है वो हाड़ौती की भी एक हिस्सा है। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी है शेर। अब आपको चोटियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो देखिए सभी चोटियां हैं, उनकी ऊंचाई भी दी गई है और कहाँ पर है, कौन सी चोटी कहाँ पर है। तो गुरु शिखर सिरोही में जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इस पर क्या है कि सिरोही गुरु शिखर है, वहाँ पर एक मंदिर बना है और उस मंदिर की जो चोटी है उसकी जो लंबाई है वो है 5 मीटर। तो कई जो बुक है उसमें क्या आता है 1727 दिया हुआ मिलता है, तो ये नहीं है क्योंकि वो चोटी अगर साथ में पूछे तो 1727 होगा, वरना 1722 ही करना है आपको। एग्जाम में 1722 ही पूछते हैं लगभग। शेर जो चोटी है वो सिरोही जिले में 1597 मीटर है। देलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर है। जरगा उदयपुर में 1431 मीटर है। अचलगढ़ सिरोही में है 1380 मीटर है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है 1224 मीटर है। 7 नंबर पर आती है रघुनाथगढ़ सीकर की पहाड़ी जो 1055 मीटर है। 8 नंबर पर ऋषिकेश सिरोही की जो पहाड़ी आती है 1017 मीटर है। कमलनाथ की पहाड़ी है उदयपुर में 1001 मीटर है। सज्जनगढ़ की पहाड़ी उदयपुर में 938 मीटर है। और मोरमणि टोडगढ़ की जो पहाड़ी है अजमेर में वो 937 मीटर है। खो की जो खो है जयपुर में है वह पहाड़ी 920 मीटर है। सायरा की जो पहाड़ी है उदयपुर में वो 900 मीटर है। तारागढ़ की पहाड़ी अजमेर में 873 मीटर है। बिलाली अजमेर में जो पहाड़ी है वो 775 मीटर है।
रोजा भाकर जो पहाड़ी है जालौर में 730 मीटर है। अरावली की जो उच्चतम चोटी है वो गुरु शिखर है। अरावली का जो आबू पर्वत खंड अरावली का सबसे ऊंचा भाग है, एक बेथोलिन तथा स्थलाकृति की दृष्टि से इनसेल वर्ग के रूप में है। यह क्वार्ट्ज ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है वो है गुरु शिखर 1722 मीटर है। और उसके बाद में देखिए कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर को है वो संतों का शिखर कहा है कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस भी कहा है। गुरु शिखर अरावली के दक्षिणी प्रदेश का एक भाग है, अरावली का एक भाग है गुरु शिखर। अब देखिए वनस्पति से रिलेटेड क्वेश्चन। कोपे ने वनस्पति के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 क्षेत्रों में विभक्त किया है, जिसके अनुसार आर्द्र जलवायु क्षेत्र AW से, शुष्क जलवायु क्षेत्र को BWHW से, आर्द्र शुष्क जलवायु क्षेत्र को BSHW से तथा उपाद्र जलवायु क्षेत्र को CWG से दर्शाया गया है। कोपेन के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है वनस्पति का वो देखिए वो जरूरी है। इसमें देखिए AW या उष्ण कटिबंधीय है वो डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, झालावाड़ व बांसवाड़ा है जो आर्द्र जलवायु प्रदेश कहलाता है। आर्द्र जलवायु प्रदेश कहलाता है AW उष्ण कटिबंधीय। BSHW आर्द्र शुष्क या स्टेपी जलवायु बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर व झुंझुनू में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। अगला है BWHW व शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश है वो उत्तर पश्चिमी जोधपुर में है, जैसलमेर में है, पश्चिमी बीकानेर, हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर में है। BWHW या शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु ये एग्जाम में जरूर पूछते हैं। कोपेन के अनुसार बांटे गए हैं 4 प्रकार के। CWG उपाद्र जलवायु या मानसूनी वर्षा प्रदेश है वो हाड़ौती, मेवात व डांग क्षेत्र में आता है। CWG जो जलवायु प्रदेश है वो देखिए शुष्क जलवायु प्रदेश जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के अंदर आता है। थार है जहाँ पर रेगिस्तान है वह शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। अर्ध शुष्क जलवायु में लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, जालौर पाली आते हैं, जालौर पाली और नागौर आते हैं अर्ध शुष्क में। और उपाद्र जलवायु उसमें जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा व राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं उपाद्र में। आर्द्र जलवायु में सवाईमाधोपुर, करौली व बूंदी, राजसमंद जिले आते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कोटा, बारां, झालावाड़ व बांसवाड़ा, आबू क्षेत्र आते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा व आबू क्षेत्र आते हैं। राजस्थान में जुलाई माह के जो वायु दाब है मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा किन किन जिलों से होकर के गुजरती है, तो 999 जो मिलीबार रेखा है वो जालौर, पाली, अजमेर व टोंक जिलों से होकर के गुजरती है। जालौर, पाली, अजमेर एवं टोंक से 999 मिलीबार रेखा गुजरती है। लेकिन इनसे क्वेश्चन ये नहीं है कि 999 वाला ही पूछे, लेकिन अलग अलग आपको बता दे। इससे क्वेश्चन अगर पूछ भी ले तो आपका सही आंसर होना चाहिए। 997 मिलीबार जो रेखा है, मिलीबार दाब रेखा है वो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जिले से गुजरती है। 998 है वो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू से गुजरती है। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू से 998। 999 हो जाएगा जालौर, पाली, अजमेर, टोंक से। 999 जालौर, पाली, अजमेर, टोंक से। 1000 मिलीबार रेखा ये लगभग यही पूछते हैं 98, 99, 1000 के बारे में। 1000 के बारे में देखिए सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ जिले से 1000 मिलीबार रेखा गुजरती है। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ व झालावाड़ जिले से। अगला है सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। 5 प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं, उसमें ही सामान्यतः राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेश में बांटा है। शुष्क जलवायु प्रदेश है, वहाँ पर वर्षा होती है 0.20 सेमी, 0.20 सेमी जो वर्षा होती है शुष्क जलवायु प्रदेश में। और यह पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल शुष्क जलवायु प्रदेश कहलाता है। 0 से 20 सेमी वर्षा। अर्ध शुष्क में 20 से 40 सेमी के मध्य वर्षा होती है और पश्चिमी मरुस्थल है। उपाद्र जलवायु प्रदेश 40 से 60 सेमी होती है, जो अरावली क्षेत्र आता है जिसमें उपाद्र जलवायु में। आर्द्र जलवायु में 60 से 80 सेमी वर्षा होती है और जो पूर्वी मैदान है। अत्याद्र जलवायु प्रदेश में 80 से 120 सेमी के मध्य वर्षा होती है, जिसके अंदर आता है हाड़ौती क्षेत्र। थारंडाइक ने भी अलग अलग जलवायु बताई है। देखिए कौन सा जिला किस जिले में आता है। कोपेन के अनुसार 4 प्रकार की, लेकिन थारंडाई देखिए, थारंडाई ने कहा है CAW या उपाद्र अथवा शुष्क एवं आर्द्र शुष्क जलवायु ये पाई जाती है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर
कोटा व बांसवाड़ा झालावाड़ एवं बारां जिले में। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़ एवं बारां जिले में CAW उपार्द्र शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। DAW उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, वो है उत्तरी चित्तौड़गढ़, सिरोही, पूर्वी जालौर, पाली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र आते हैं DAW में। अब देखिए DBW अर्ध शुष्क या मिश्रित जलवायु प्रदेश आते हैं। मिश्रित जलवायु प्रदेश में गंगानगर, चूरू व बीकानेर आते हैं। गंगानगर, चूरू, बीकानेर मिश्रित जलवायु में आते हैं DBW। EAD उष्ण शुष्क कटिबंधीय अथवा मरुभीक जलवायु प्रदेश है, वो जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर व बीकानेर में EAD। अगला है, निम्न से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? सर्वाधिक जल की आपूर्ति चंबल नदी करती है। चंबल नदी याद रखिए, चंबल नदी के बारे में देखना जरूरी है, यह भी एग्जाम में पूछते हैं। चंबल नदी है वो मऊ के निकट मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। जनापाव पहाड़ी से यह राजस्थान के 84 के समीप प्रवेश करती है और इसका जो उपनाम है वो जरूरी है। चंबल नदी का उपनाम एक तो हो गया चरमनवती, एक हो गया कामधेनु, एक हो गया बारामासी। बारामासी तो इसलिए क्योंकि ये 12 महीने बहती है। कामधेनु हो गया, दूसरी है चरमनवती। चरमनवती से चंबल, चय से चंबल, चय से चरमनवती, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वन की आशा किसे कहते हैं? तो वो है बनास नदी, वन की आशा। यह नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली व धौलपुर जिले से गुजरती है। जो चंबल नदी है वो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली व धौलपुर से होती हुई इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। राजस्थान में चंबल नदी द्वारा अपर्दन सबसे अधिक होता है। अपर्दन सर्वाधिक है वो चंबल नदी से होता है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है? नटनी का चबूतरा पिछोला झील पर है। पिछोला झील से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसकी व्याख्या जरूरी है। जो पिछोला झील है वो 14वीं शताब्दी में राणा लाखा थे, मेवाड़ के शासक थे, उनके शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा पिछोला झील के निकट करवाया गया था। इसका निर्माण पिछोला झील का और महाराणा उदय सिंह ने इसकी मरम्मत करवाई थी। ये झील उदयपुर नगर के पश्चिम में लगभग 7 किमी की लंबाई में फैली हुई है। सीसरमा, बुजड़ा नदियां इस झील को जलपूर्ति करती हैं। इस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा भी बनाया गया है। झील में स्थित 2 टापू हैं, एक तो है जगनिवास, दूसरा है जग मंदिर। पिछोला झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, जहाँ देवी के पद चिन्ह है, पगलिया की पूजा की जाती है। और पिछोला के किनारे है वह उदयपुर का राजमहल बना हुआ है। उदयपुर का राजमहल पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। अब देखिए जो बांध है वो जरूरी है, बांध जरूरी है। माधो सागर बांध है वो दौसा में है। जवाहर सागर बांध कोटा, बूंदी में है। ईश्वरदा बांध सवाईमाधोपुर में है। कड़ाना बांध माही नदी गुजरात पर है। बीसलपुर बांध है वो बनास नदी टोंक में है। और उसके बाद में मेजा बांध है वो कोठारी नदी भीलवाड़ा में है। आलनिया बांध कोटा में है। जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में है। जाखम बांध। राणा प्रताप सागर बांध रावतपाड़ा चित्तौड़गढ़ में है। गेप सागर डूंगरपुर जिले में स्थित है बांध। राज्य में कृषि अनुसंधान भी जरूरी है। बीकानेर में कौन कौन से कृषि अनुसंधान है? एक तो खरजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, और जो दूसरा है वो है बेर का अनुसंधान भी बीकानेर में है। शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बिछवाल बीकानेर में। ये 3 जो अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में है, खजूर, बेर, शुष्क बागवानी। भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, सेवर में, भरतपुर में। और अजमेर में बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र है, तबीजी में। बांसवाड़ा में चावल मक्का अनुसंधान केंद्र है। उदयपुर में जवार अनुसंधान केंद्र है, जवार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर है उदयपुर में। बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र है। जोधपुर में इसबगोल अनुसंधान केंद्र है, जोधपुर में। और जो वर्तमान में राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 56% सुरक्षित वन है राजस्थान के अंदर। इन तीनों से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरक्षित वन है कहाँ पर है, कितने परसेंट पाया जाता है? तो आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर जिले में है और 37.05% पाया जाता है आरक्षित वन। और संरक्षित की बात करें तो कुल प्रशासनिक वनों का है वो 56.43% है, जो सर्वाधिक 12 जिले में है। सर्वाधिक 12 जिले में है रक्षित वन 56.43% और 37.05 आरक्षित है, सर्वाधिक उदयपुर में है। अवगरीकृत वन की बात करें तो कुल प्रशासनिक वनों का
6.52% है, जो सर्वाधिक बीकानेर में है। अवग्रीकृत वन। केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है, वह किस जिले में है? तो भरतपुर जिले में है केवलादेव गन्ना पक्षी अभ्यारण्य। पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार। एशिया की पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। साइबेरियन जो क्रेन है वो भी केवलादेवी का एक मुख्य आकर्षक है, साइबेरियन क्रेन। 27 अगस्त 1981 में केवलादेव गन्ना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार को रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर कन्वेंशन वेटलैंड में शामिल किया गया था। हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है, देख जो भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर जो उपक्रम चलाए गए हैं वो कौन से हैं? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो देबारी उदयपुर में है। हिंदुस्तान कॉपर टूल्स है वो खेतड़ी झुंझुनू में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम है वो अजमेर में है। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड जो कंपनी है वो कोटा में है। सांबर साल्ट लिमिटेड कंपनी है वो असम और उदयपुर में। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड है वो जयपुर में है। राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है वो कनकपुरा उदयपुर में है। राजस्थान सरकार के जो औद्योगिक जो उपक्रम है वो देखिए, स्टेट वुलन मिल्स है वो बीकानेर में है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास है वो धौलपुर में है। दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है वो गंगानगर में है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स है वो डीडवाना में है। साल्ट वर्क्स डीडवाना